नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल की जो न केवल देश के सामने है बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रातों की नींद हराम कर रखी है। सवाल में सवाल यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन कमान संभालेगा। पहले एक बात साफ तौर पर करी जा रही थी कि नेचुरल चॉइस लालकृष्ण आडवाणी होंगे, इसीलिए 2009 के चुनाव की कमान भी लालकृष्ण आडवाणी के हाथ दी गई। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में उन पर दबाव बना कि 2014 से पहले वो रिटायर हो जाए। इस बीच कई सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इनमें से किसी में क्या वाजपेयी की छवि दिखती है? और क्या वाजपेयी का गुणगान करने वाले इन नेताओं के उस जमाने में वाजपेयी से कैसे संबंध रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी वाकई लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये तमाम बहस ऐसे ही शुरू हो गई। मोदी क्यों नंबर 1 है? मोदी इसलिए नंबर 1 है क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है उनके फेवर में, कई सारे ओपिनियन पोल्स उनके फेवर में आ रहे हैं। और आज ताल ठोककर बाबा रामदेव ने यह कह दिया कि उनका अंतिम लक्ष्य 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की गद्दी पर देखना है। ये सच है कि नरेंद्र मोदी आज के युग के चंद्रगुप्त हैं और उनको मैं नहीं, देश के करोड़ों लोग इस देश के सेनापति के रूप में, एक योद्धा के रूप में, देश के कर्णधार के रूप में देखना चाहते हैं। ये इस देश की हकीकत है। जो इसको नहीं समझेंगे वक्त उनको समझा देगा, लेकिन इस हकीकत को कोई नकार नहीं सकता। जो इसको नहीं समझेंगे वक्त उनको समझा देगा। क्या बाबा रामदेव की ये चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो जो बार बार नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध कर रहे हैं? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या मोदी के राय को लेकर, मोदी के नाम को लेकर बीजेपी में एक मत या एक राय है? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि अब से कुछ ही दिन पहले ग्वालियर में लालकृष्ण आडवाणी ने जो कुछ कहा उससे एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया कि मोदी सर्वमान्य नेता नहीं है। मोदी के खाते में दो बुरी बातें कौन सी जाती हैं? सबसे पहली बात 2002 के दंगों में उनका नाम, उनकी संलिप्तता, उनके सबसे नजदीकी आदमी का सोहराबुद्दीन मर्डर केस के अंदर जेल जाना, सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल मिलना, उनको फिर से जनरल सेक्रेटरी बनाना, संजय जोशी का विरोध और न जाने कौन कौन सी बातें। इसके अलावा हम लगातार सुनते रहे कि मोदी अहंकारी हैं। इन दोनों बातों पर चोट की जब लालकृष्ण आडवाणी ने तो नरेंद्र मोदी तिलमिला गए। ये कहने लगे कि आडवाणी जी को अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए। इसकी शिकायत उन्होंने बकायदा राजनाथ सिंह से की। लेकिन यहां उससे बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि क्या मोदी वाकई अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले सकते हैं? गुजरात में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे नरेंद्र मोदी अब बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। आलम यह है कि मोदी के नाम पर कोई भी टिप्पणी बीजेपी आलाकमान को बेचैन कर देती है। इसकी ताजा मिसाल ग्वालियर में लालकृष्ण आडवाणी के बयान के बाद देखने को मिली। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे, यह जो स्थिति लाई है इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आडवाणी ने यूं तो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी, लेकिन तुलना करने के लिए उन्होंने मोदी का नाम ले लिया। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को खुद सामने आना पड़ा, मोदी का गुणगान करने और आडवाणी के बयान का मतलब समझाने। मैं समझता हूं कि आडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है और इसमें कहीं दो बात नहीं है कि इस देश के बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है वो नरेंद्र मोदी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब मोदी को मनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष को सामने आना पड़ा।
राजनाथ सिंह से पहले जब नितिन गडकरी बीजेपी अध्यक्ष थे, तब मुंबई अधिवेशन से पहले उन्हें भी मोदी की महिमा समझ में आ गई थी। मोदी उन दिनों संजय जोशी से नाखुश थे और मोदी को खुश करने के लिए तब गडकरी को ना चाहते हुए भी संजय जोशी को वनवास पर भेजना पड़ा था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के लिए मोदी इतने जरूरी क्यों हैं? गुजरात में मोदी के मैजिक से हर कोई वाकिफ है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गुजरात के 2002 के दंगों का भूत मोदी के पीछे पड़ा है। उसके रहते मोदी के नाम पर एनडीए में सहमति बना पाना बीजेपी आलाकमान के लिए मुश्किल होगा, ये बात भी सबको पता है। बीजेपी उसी डर से मोदी को पीएम पद का दावेदार बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। फिर क्या वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता मोदी का कहीं भी जिक्र होते ही सक्रिय हो जाते हैं? बीजेपी में अब तक अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे जिनके चारों ओर पार्टी और सहयोगी दल बिना ना नुकुर के गोल बंद हो गए। अब बीजेपी के भीतर कई ऐसे स्वयंभू नेता उभर आए हैं जो अटल जी की जगह लेने का सपना पाले बैठे हैं। इन नेताओं में सबसे आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी। ये दिगर है कि गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी ने मोदी को ना तो कभी उतनी अहमियत दी और न ही मोदी ने उनके करीब जाने की हिम्मत जुटाई। हाँ, सक्रिय राजनीति से अटल के हटने के बाद उनके नाम पर अपना सिक्का चलाने की फिराक में बीजेपी के कुछ नेताओं की तरह मोदी भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वाजपेयी जी की तरह मोदी भी जनाधार वाले नेता हैं। वाजपेयी की तरह जनता भी मोदी की बातें सुनना चाहती है, लेकिन क्या वाजपेयी का विकल्प बनने के लिए बढ़िया वक्त और जनाधार होना ही काफी है? अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले पाएंगे? क्योंकि मोदी ने ही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके राजनीतिक आदर्श है, उनके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने ये भी माना कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की कभी कभी नकल करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदाजे बयान में आपको लग जाएगा, थोड़े थोड़े पॉज वो अटल जी की तरह लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, क्या उनकी राजनीति, क्या उनका कर्म क्षेत्र और क्या उनकी कर्मठता इतनी है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले सके? इसी बड़े सवाल पर बहस के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा साहब, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी, जो देश की राजनीति पर बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और SC/ST कमीशन के चेयरमैन, माफ कीजिएगा, SC कमीशन के चेयरमैन PL पूनिया साहब। हमारे साथ है कमाल फारूकी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रभा जी, सबसे पहला मेरा आपका सवाल, क्या मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ले पाएंगे 2014? जी दीपक जी, कोई किसी का विकल्प नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी नाम है 70 साल के उस राजनीतिक यात्रा का, उस विचारधारा की यात्रा का, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हर का अपना अपना स्थान होता है। न आपका कोई विकल्प हो सकता है, न मेरा कोई विकल्प हो सकता। हां, कोशिश लोग करते हैं कि अच्छे लोगों की राह पर चलने की, और मुझे लगता है कि ऐसा सोचने में और ऐसा करने में कहीं कोई गलती नहीं है। आज तो आवश्यकता है अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिक्त स्थान है, उस पर उन जैसा कोई व्यक्ति, उन जैसा कोई काम करने वाला, उन जैसा कुशल वक्ता, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर आवश्यकता है, और उसकी पूर्ति पार्टी करती है समय आने पर। तो क्या नरेंद्र मोदी वो है? वही पूछ रहा हूं आपसे प्रभात जी, नरेंद्र मोदी क्या वो है? नहीं, ये मैंने पहले कहा कि कोई किसी का विकल्प नहीं हो सकता, उस और चलने की क्रिया कर सकता है। नहीं है, और चलिए मान लिया विकल्प नहीं है। लोकप्रियता यदि अटल जी का दूर दूर तक कोई नहीं हो सकता, लेकिन अटल जी जैसे कुशल प्रशासक, राजनीतिक के गठबंधन के चलाने वाले व्यक्ति की तो 2014 में जरूरत है ना। क्या वो नरेंद्र मोदी है? पार्टी उसकी तलाश करती रहती है, और पार्टी को जिसमें अधिक से अधिक संभावना दिखेगी, पार्टी उसका नाम समय पर लाएगी। ऐसे हम संगठनात्मक व्यवस्था में चलने लोग हैं, हवा में लाठी चलाने का काम हम नहीं करते हैं।
मतलब देश हवा में लाठी चला रहा है जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। बाबा रामदेव ने तो कहा उनकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य होगा 2014 में का नाम नहीं लिया मैंने। मैंने। दीपक जी मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं। देश तो जिसके पीछे चलने की बात मैं देश की बात कर रहा हूं साहब। पार्टी भी देश के लिए काम कर रही है। प्रभात झा जी, पार्टी भी देश के लिए काम कर रही है और देश कह रहा है नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, ये सर्वे कह रहे हैं। लेकिन अगर देश कह रहा है, सर्वे कह रहा है, तो हमारे पार्टी के सबसे बड़े हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। लेकिन आज मैं कमिटेड वर्कर होने के नाते और व्यवस्था के चलने के, पार्टी चलती है कुछ व्यवस्थाओं के साथ, डिसीजन के साथ, उसका एक फोरम है। जब तक उस फोरम पर तय नहीं होगा तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। यह मेरा कमिटमेंट है और मैं कमिटेड वर्कर के नाते, दीपक जी, मेरी भी मर्यादाएं हैं। चलिए, मैंने आपका आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन पुलिया साहब, क्या नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं 2014 के? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, झा साहब से अभी बात हो रही थी, वो भी कतराते रहे। कोई ये नहीं कह रहा कि फैसला पार्टी ने क्या लिया है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कौन लीड करेगा। वो व्यक्तिगत रूप से मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष है कि नहीं है, उनके गुण उनमें है कि नहीं है, वो उससे भी कतराते रहे। वो मानते हैं कि उनमें वो गुण नहीं है। और मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी वाजपेयी थे और बाकी लोग किसी की तुलना मैं समझता हूं कि कोई नहीं कर सकता। आज वाजपेयी जी के ऊपर वो सेकुलर जहन के व्यक्ति थे। मोदी दूर दूर तक भी उसके नजदीक नहीं है। आज जो दंगों की बात करें, मैं वो दंगों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, वो एक भी गुजरात में लागू नहीं होते। जब सद्भावना सम्मेलन की बात होती है और एक मौलाना अपनी टोपी उनके सिर पर रखना चाहते हैं और वो देख किनारे से कह देते कि नहीं नहीं हटिए, तो ये ऐसे जहन का व्यक्ति जिसको आज विदेशों में भी मान्यता नहीं है, अगर अमेरिका है, मैं वो कोई एक मॉडल नहीं मानना चाहता, उनके सर्टिफिकेट की भी किसी हिंदुस्तानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आज भी क्योंकि मानव अधिकारों का हनन करने का आरोपी है, वो मानते हैं, इसलिए आज भी उनको वीजा नहीं दिया जाता। तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह भी मोदी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में ये सलाहियत नहीं है। इनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकमत नहीं है। एनडीए के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के बाहर एनडीए में जाएंगे तो वहां भी किसी को स्वीकार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए झा साहब भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं और भी कोई कहने से कतरा रहे हैं। मात्र ये कह देना कि वो सर्वप्रिय नेता है और लोकप्रिय नेता है, वो मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं, किसी तरह पर्याप्त नहीं है। पुनिया साहब, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सहयोगी दल वाले राजीव रंजन बगल में बैठे हुए हैं। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी में आपको वाजपेयी जी के गुण नजर आते हैं जो नीतीश कुमार के राजनीतिक आदर्श रहे? नीतीश कुमार खुलकर ये बात बोलते हैं। जी, निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन स्थितियों में इस देश की अगुवाई की है, इस देश के अगर प्रधानमंत्रियों को अगर हम याद करें तो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो छवि है और जो उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां इस देश में, वो लोगों के मन में आज भी हैं। और जिन कठिन स्थितियों में जब देश में कांग्रेस के खिलाफ एक गहरा आक्रोश था, उस समय उन्हें 24 घटक दलों की अगुवाई करनी पड़ी और कांग्रेस का सफाया हुआ इस देश में। आज जो परिस्थितियां हैं, इस देश की जो विविधताएं हैं, कहीं न कहीं उसको समेटना एक बड़ी चुनौती है किसी भी राजनेता के लिए। स्वीकार्यता एक बड़ा सवाल है और विकास को लेकर के जो मानदंड हैं, उसमें जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो क्षेत्रीय विषमता है, इन पर आप लोग हमेशा डर जाते हैं। नरेंद्र मोदी का खुलकर नाम लीजिए ना राजीव रंजन जी, अगर उनके लिए कह रहे हैं तो उनका खुलकर नाम लीजिए। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में अगर कामयाबी चाहिए तो निश्चित तौर पर स्वीकार्यता एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहिए ना, वो स्वीकार्य नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूं। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। आज देश की स्थितियां हैं, अगर 4 दल मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे, कभी 24 दलों क्या नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हैं 2014 में, हाँ या ना?
देखिए जो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, हमारी पार्टी का जो पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल लाइन हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर है और मुझे नहीं लगता है। सर मेरा सीधा सवाल है, जो बातें आपकी पॉलिटिकल लाइन पर मुझे किताब नहीं लिख सकता, मेरे पास टीवी डिबेट में इतना वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या को पता है और उसके अनुरूप हमारी अपेक्षाएं हैं। सर देश को पता होना चाहिए ना, बंद कमरे में क्यों बात करते हैं आप लोग? खुलकर देश के सामने बात कीजिए। देश का प्रधानमंत्री तय हो रहा है, एनडीए जेडीयू का नहीं। जिस राजनीतिक शैली को खुलकर कहिए कि नरेंद्र मोदी स्वीकार्य नहीं है, नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते। देश में उस राजनीतिक शैली को स्वीकार करने का सवाल नहीं है। तो आप कहिए कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते। मैंने आपको जो कहा उसका सीधा मतलब यही है कि अगर गुजरात में वो शैली पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है, गुजरात में हम चुनाव लड़े हैं, तो देश की परिस्थिति में हमारी पार्टी क्या चाहती है उसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। गजब है साहब, नरेंद्र मोदी का नाम मुंह पर लाने से आप लोग झिझक रहे हैं। सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के सवाल पर यह गठबंधन किया है, नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस। माफ कीजिएगा, व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, आइडियोलॉजी नहीं। और राजीव रंजन जी, व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, आइडियोलॉजी नहीं। व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, आइडियोलॉजी नहीं। व्यक्ति आइडियोलॉजी को लेकर चलता है। ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए फैसला भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को लेना है, फैसला भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को लेना है। घटक दलों के द्वारा सुझाए गए जो रास्ते हैं उस रास्तों पर अमल करना, और अगर वो जरूरत समझते हैं इस देश में कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, मुझे लगता है कि हमारी जो भावनाएं और हमारी प्रतिबद्धताओं का जरूर सम्मान करें। तो आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है? 2004 में सोनिया गांधी ने अपने घर में फैसला करके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 121 करोड़ जनता पर थोप दिया। अब आप लोग अपने घर में फैसला करके नरेंद्र मोदी तो नहीं तो XYZ अगर आपका पीएम बनता है तो बना देंगे। खैर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, ये बंद कमरों की राजनीति मुझे आजकल ज्यादा नहीं समझ आती और दुनिया ओपन अप हो रही है। जनता दल यूनाइटेड को भी ये समझना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव कल गाजियाबाद में लैपटॉप बांटते दिखे थे, जो ये कह रहे थे चुनाव के अंदर कि लैपटॉप का उपयोग ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये दूसरी बात है, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। कमाल फारूकी जी, क्या आपको नरेंद्र मोदी में अटल बिहारी वाजपेयी 2014 के नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी वो हैं जिन्होंने वाजपेयी जी का जो काल था उसको खत्म कराने में बड़ी मदद करी, क्योंकि 2002 का उनके ऊपर जो कालक लगी थी वो उससे वो निकल नहीं पाए। दूसरी बात यह है, हमको जब नरेंद्र मोदी को हम डिस्कस करें तो दो तरह से डिस्कस करना चाहिए। एक पार्टी के अंदर क्या पोजीशन है और एक पार्टी के बाहर बाबा रामदेव जैसी क्या पोजीशन है। बाबा रामदेव के ताल्लुक से तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतने चोले बदले हैं, वैसे लेडीज चोलों से लेकर बाकी और तमाम चोले इतने बदले हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है कि इसमें बाबा रामदेव, असल वाला बाबा रामदेव कौन सा है। लेकिन खुद पार्टी के अंदर की जो पोजीशन है वो एडवाणी जी ने जो वहां पर चौहान की जिस तरह से तारीफ करी है, और उन्होंने एक्चुअली तरह से वाजपेयी जी को बतलाया है, चौहान को बतलाया है कि बिल्कुल वो वाजपेयी जी के रास्ते पर हैं और वाजपेयी जैसे लगते हैं। और जिस तरह से उनकी मोदी की और उनकी तुलना करी, और जिस तरह से सुषमा स्वराज जी और हमारे जो दूसरे हमारे बीजेपी के लीडर थे, उन सब लोगों ने जिस तरह से कंपैरिजन के अंदर मोदी को और चौहान को जिस तरह से डिस्कस किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह से एनडीए की हुकूमत खत्म करने में मोदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की रही है, आइंदा भी एनडीए को तितर पितर करने के अंदर उनका हाथ रहेगा। बीजेपी वाले जरूर खुश हैं कि उनकी बहुत ज्यादा वाहवाह हो रही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उनके आस्तीनों के ऊपर से अभी तक भी 2002 के खून नहीं निकले हैं। इससे जहां का जो मर्डर कराया उन्होंने वो अभी तक नहीं निकला है। सराब का जो एनकाउंटर कराया है वो नहीं निकला। अमित शाह को जिस तरह से गिरफ्तार होकर यूपी का चार्ज बनाने में, ये सारी चीजें कुल मिलाकर जो है मोदी को किसी भी तरह से वाजपेयी जी के बिल्कुल दूर दूर तक वो नजर नहीं आते। वाजपेयी जी ने अपने प्रशासन के अंदर जिस तरह का उन्होंने 2002 के दंगों के ऊपर, मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर जिस तरह से शोक प्रकट किया था, वो विचारों को वहां गोवा में जाकर तब्दील करना पड़ा, क्योंकि इस तरह का प्रेशर करना पड़ा और वो उनकी हुकूमत को ले डूबा। इसी तरह से मैं ये महसूस करता हूं कि आज के आजाद हिंदुस्तान के अंदर जहां पर लोग बाग इससे ऊपर उठकर
बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, बात करते हैं देश की तरक्की की, बात करते हैं ढकोसले नारों की नहीं, बल्कि सबको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि जो आदमी अपनी स्टेट के अंदर एहसान जाफरी के कत्ल का जिम्मेदार हो, जो आदमी अपनी स्टेट के अंदर माइनॉरिटीज को उनका राइट न दिला पाया हो, उनका रिहेबिलिटेशन न कराया हो, उनके केसेस को बाहर ले जाना मजबूर कर दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे आदमी को आप कैसे वाजपेयी जी की तुलना में कर सकते हैं? ऐसे आदमी को मुझे अफसोस होता है कि बीजेपी शायद खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उनको अगर वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अगर डिक्लेयर करेंगे, हालांकि उनका बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन तमाम चीजों से प्रभावित किसी तरह से हो जाएगी। मोदी जी के चेहरे के ऊपर अभी भी जो 2002 के दाग हैं, पता नहीं बीजेपी को क्यों नहीं नजर आ रहा है, हमें और आपको और कॉमन आदमी को साफ नजर आ रहे हैं। उनके सफेद कपड़े होने के बावजूद एहसान जाफरी का खून उनकी आस्तीनों पर नजर आ रहा है। इन तमाम बातों के होते हुए हमें नहीं लगता कि वाजपेयी जी से किसी तरह की उनकी तुलना की जा सकती। प्रभु, आपके ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम थी, माफ कीजिए, देरी से आ रहा हूं। पूरी बहस का सार आपने सुना। क्या आपको लगता है कि मोदी कभी भी 2014 में वाजपेयी जैसे स्वीकार्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सवाल ये दीपक, मैं सुनना इतनी देर से सवाल, हर एक आदमी पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं। मैं अपने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं उनका भाषण सुन रहा था। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो कुछ गुजरात के अंदर 2002 में हुआ, जिस तरह से लोगों को मारा गया, मैं उसके लिए देश शर्मनाक है और उसके लिए बहुत जो कुछ हुआ वो कभी भी कोई माफ नहीं किया जा सकता। हम तो कई बार ये लोग भाषण करते हैं, उनको जोड़ देना चाहिए। गोधरा में जब 59 लोग मारे गए तो उसको भी साथ में जोड़ना चाहिए। उनको भी बड़ी बुरी तरह से जला दिया गया, जिंदा जिसने भी चलाया उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। वो लोग भी, उनके नाम भी आ गए हैं, उनमें से कुछ को सजा भी हो गई है। तो जो गोधरा में हुआ और उसके बाद जो हुआ, दोनों ही शर्मनाक बात थी। वो देश के अंदर कलंक है, वो खत्म होना चाहिए। तो जो बात पहले आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी दोनों इकट्ठे बराबर किए जा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। एक तो आप कह सकते हैं कि जो जमीन का आदमी है, दूसरा एक आसमान में है। जैसा वाजपेयी तो एक विचारधारा है, वाजपेयी एक संस्था है, मोदी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात जो अच्छा से चमक रहा था उसको चमका दिया। वो ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छी सरकार दी है, अच्छा डेवलपमेंट इंटेलिजेंस दिए हैं। अगर 2002 नहीं हुआ होता तो शायद मोदी कहीं पर इतने सर्वे में पॉपुलर नहीं होते। तो एक कहावत है ना, हेट मी लव मी बट डोंट इग्नोर मी। उनको लोग हेट भी करते हैं, उनको लव भी करते हैं। अगर इग्नोर कर देते उनको तो आज इतनी पॉपुलरिटी नहीं होती। 2002 की वजह से हमारे जो समाजवादी भाई के अपने बैठे हैं, दो मेरे मित्र जो हैं, ये बार बार मोदी का नाम लेकर के जितना पॉपुलर मोदी को उनके विरोधियों ने किया है, उनको दोस्तों की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि अहंकार उनके अंदर जरूर आया है। मैं उनको 40 साल से जानता हूं। अहंकार इसलिए आया क्योंकि वो ईमानदार हैं। अहंकार इसलिए आया कि उन्होंने विकास किया है। अहंकार इसलिए आया है कि उनके खिलाफ कोई दाग नहीं लगे हुए हैं। जो उनके प्रदेश के अंदर 2002 में हुआ उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी, जो वो नहीं मांग रहे हैं अभी तक। जैसे कांग्रेस वालों ने बाद 20 साल के बाद माफी मांगी, उनको भी मान लेना चाहिए कि मैं देश का मुख्यमंत्री था, मेरे जमाने में ये हुआ, नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, आगे से नहीं हुआ और नहीं हुआ उसके बाद। सवाल यह कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोदी की कंपैरिजन करना तो अटल जी के स्तर को नीचे गिराने की बात है। अटल जी के मुकाबले का प्रधानमंत्री कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ नहीं है और आगे कई सालों तक मैं अपनी जनरेशन में तो देखता नहीं कोई होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कम बोल के बड़ी बात कह जाते थे और मोदी जी बहुत सारी बात करने के बाद भी छोटी बातें कई बार कर जाते हैं। इसलिए मोदी जी का विकास का एजेंडा अच्छा है, मोदी जी का बाकी सब चीजें अच्छी हैं, परंतु अपने साथ लोगों को ले चलने की कैपेसिटी नहीं है। अपने से अलग जो विचारधारा के लोग हों या जो उनकी व्यक्तिगत लगता है प्रभु जी के सुना है जिस खेल के अंदर खिलाड़ी एक ही हो, तो जब तक आप खिलाड़ी एक है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल दिक्कत है प्रभु चावला जी के पास, फिर से जाने की कोशिश करेंगे। प्रभाचार्य साहब, चार तरफ से बातें हो रही है और सबसे ज्यादा वक्त मुझे लगता है आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी पर ही तमाम जो उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, बात उठ रही है। स्वामी रामदेव ने कहा आज कि चंद्रगुप्त है नरेंद्र मोदी, और जो आज उनको नहीं समझ पाया इतिहास उनका हिसाब करेगा। क्या आपकी पार्टी के ही कुछ नेता नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मेरी पार्टी के प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता समझ पा रहा है।
बात सिर्फ इतनी सी है दीपक जी, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। मीडिया अपने प्रयत्नों से चाहता है कि वह नाम तय हो जाए और समय के पहले कोई बात की जाती है। यह पार्टी का निर्णय पार्टी के भीतर, पार्टी के फोरम पर, पार्टी के नेताओं के बीच, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच होता है। अब आज भी मैं अगर चाहता भी हूं तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक कमिटेड वर्कर हूं और मेरी एक मर्यादा नहीं, मेरी पार्टी की मर्यादा है, और कमिटमेंट यदि मैं तोड़ूंगा तो शायद मैं आपकी नजरों में भी गिर जाऊंगा। देश जो सोचता है वही सबको सोचना पड़ता है, लेकिन आज पार्टी जब तक नहीं सोचती है तब तक उस निर्णय को मैं कह दूं या कोई कह दे वह ठीक नहीं लगता। पार्टी फोरम पर जिस दिन निर्णय होगा। बात रही फारूकी जी अभी कह रहे थे, मैं बहुत बातें सुन रहा था, मैं प्रभु जी चावला की इस बात से बहुत एकदम उनके साथ शब्द से शब्द मिलाकर, और ये बात जो कह रहे थे वो कि नरेंद्र मोदी जी किस बात की, आज नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री गुजरात के रहने के साथ साथ जितनी तोहिन, जितनी बातें, जितना उनके बारे में कहा गया, जो कुछ भी उनका विरोध किया गया, जितना बदनाम करने की कोशिश की गई, थक गए विरोधी, लेकिन तीसरी बार भी जीतकर गुजरात से आए जनता के। और जिस मुस्लिमों की बात ये कर रहे हैं, आज गुजरात के मुस्लिमों का सबसे चहेता कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारे जितने पार्षद जीत कर आए हैं, अच्छा पार्षदों के नाम अल्पसंख्यकों के पूछिए, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं। ये घर बैठकर विधायक को टिकट नहीं दिया, अमेरिका के विधायक को टिकट नहीं दिया नहीं दिया प्रभात जी, विधायक को टिकट नहीं दिया, किसी मुसलमान विधायक को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। दीपक जी ये पैमाना नहीं होता है। शहनवाज हमारी 18% गुजराती मुसलमानों को भूल गया, हमारी पार्टी से ही है। विधानसभा चुनाव में 18% गुजराती मुसलमानों को भूल गया। कैसे भूल जाएंगे? कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचा होगा। आज वक्त होता है जब डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी में नंबर चाहिए, और नंबर अगर जीतने की स्थिति नहीं है तो हम वहां कैसे टिकट दे देंगे? सवाल ये नहीं है क्या टिकट देने से ही हमारी हमदर्दी दिखेगी, क्या टिकट नहीं देंगे तो हम क्या हमदर्द नहीं है, क्या टिकट ही सब कुछ का पैमाना हो जाएगा? कभी कभी परिस्थितियां होती हैं जब टिकट नहीं मिल सकता, टिकट जीत का आधार होती है, खाली मैसेज देने के लिए नहीं। लेकिन आज मैं फिर कर रहा हूं, क्या तीसरी बार सरकार ऐसे ही बना लिया जाता है? क्या उस व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं होती है? क्या फारूकी साहब का सहयोग मांगने हम वहां पर आए थे? क्या गोधरा की बात को, क्या अभी प्रभु जी ने कहा, क्या उन 58 लोगों की मौत की बात नहीं, क्या उन 58 लोगों की मौत की बात नहीं की जाएगी? जो उसके बाद हुआ वो भी बुरा था, जो उस समय हुआ वो क्या अच्छा था? सवाल यह है कि गंभीरता से किसी बात को सोचना चाहिए। और उस समय की 2002 को लगातार आप अभी तक आप शाबाशी दीजिए कि 2002 से लेकर 2013 के बीच में कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ? क्या वो जानबूझ के किया गया था? क्या वो जुडिशरी में नहीं चल रहा है मामला? अच्छा प्रभात जी, आप पुरानी आप कितना जग गए विरोधी? जहां साहब पुरानी बातों को हम छोड़ देते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। जी मेरा सिर्फ एक सीधा सवाल है, 2004 में जब चुनाव हुए थे तो लालकृष्ण जी नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 2004 में जब चुनाव हुए थे तब लालकृष्ण आडवाणी का नाम प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले अनाउंस कर दिया गया था। गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले इस बार ये दौर क्यों? और कहीं ऐसा तो नहीं कि देश इसके बाद ये कहने लगे भले आप नरेंद्र मोदी का नाम डिक्लेयर कर दे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? सवाल ही नहीं है। 2004 में परिस्थितियां अलग थी, 2009 की परिस्थितियां अलग हैं, 2014 की परिस्थितियां अलग होगी। परिस्थितियों पर पेनी निगाह भारतीय जनता पार्टी की है। देश जो सोचता है वो हम भी सोचेंगे, लेकिन समय का इंतजार करिए, समय से पहले कोई बात नहीं। आज सबसे बड़ी बात है कि आज आप भी नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, हम भी नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि भी नरेंद्र, सारे दल के लोग, प्रभु चावला जी हो, फारूकी भाई हो, सपा हो, बसपा हो, सब उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है, ये मतलब आप भी समझ रहे हैं, लेकिन राजनीति में मर्यादाएं होती हैं। मैं प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं होता तो प्रतिबद्धता तोड़कर बोलना किसी बात की वो अच्छी बात नहीं होती है। समझने के लिए आपका मस्तिष्क और आपका मन भी समझता ही होगा, लेकिन आज जो आवश्यकता है वह यह आवश्यकता है कि हम सब पार्टी में जब निर्णय होगा
तब ही बोल पाएंगे, आज बोलने से कोई मतलब नहीं। चलिए राजीव रंजन जी, पीएल पूनिया साहब, बहस अभी यहां रुकी नहीं है क्योंकि बहस का दूसरा पहलू भी है, उस पर ले जाऊंगा, लेकिन उस पर लीड इन करने से पहले प्रभु जी से मेरा सीधा सवाल, क्योंकि टूट गया था उनसे संपर्क। प्रभु जी, सीधी बात, क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी भी बन सकते हैं? सवाल ये है कि पहले दीपक, मैं एक सवाल बड़ा उठा रहा हूं कि पिछले साल के जो अभी तक 15 प्रधानमंत्री जो बने हैं, कभी कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट किया गया आज तक? तो नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल प्रिविलेज क्यों हो? अगर उनको भारतीय जनता पार्टी समझती है बहुत पॉपुलर है, या नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, पहले मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो छोड़ करके चीफ मिनिस्टर किसी को और को हैंडओवर करके केंद्र में आकर के सत्ता अपनी संभाले, पार्टी को संभाले। जब तक माफ कीजिएगा, प्रभु से हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है। लेकिन सब कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी बन नहीं सकते। एनडीए के अलाइज भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी के अंदर भी ये सुगबुगाहट है, इसीलिए आडवाणी जी का बयान आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ खेमेबंदी हो रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह को फोन करके बोलते हैं कि आडवाणी जी से उस बयान का खंडन दिलवाइए। प्रभात जी के पास आऊंगा इस सवाल के लिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को ये बोलने की राजनाथ सिंह को क्यों जरूरत पड़ी, मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि बीजेपी में अगर मोदी नहीं बनते तो 1 अनार और 100 बीमार कितने हैं? गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी राजनीति में काल के कपाल पर लिखी ये वो अटल कविता है जिसकी नकल करने की कोशिश तो बीजेपी के बहुत नेताओं ने की, लेकिन उनमें से कोई भी उनके आसपास तक नहीं पहुंच पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना तो बहुत दूर की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी में उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश की। वाजपेयी के साथ नंबर 2 की हैसियत से काम कर चुके आडवाणी लाख कोशिशों के बावजूद वाजपेयी के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद भी नंबर 2 ही रहे। आडवाणी के पास राजनीतिक सोच और संगठन चलाने की क्षमता तो थी, लेकिन लंबी राजनीतिक पारी के बावजूद वो जनाधार नहीं बना सके। अटल और आडवाणी का दौर खत्म होने के बाद बीजेपी ने अटल का विकल्प न सही लेकिन उनकी थोड़ी भरपाई करने की उम्मीद जिन नेताओं से बांधी, उनमें से एक नाम सुषमा स्वराज का भी था। जनता को सुषमा का भाषण तो आज भी अच्छा लगता है। आडवाणी को उनके बोलने के अंदाज में अटल जी की छवि दिखती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुषमा भी जमीन से जुड़ी नेता की छवि आज तक नहीं बना पाए। उनकी राजनीति कभी राज्यसभा के सहारे चलती रही तो कभी लोकसभा की किसी ऐसी सीट से जहां माहौल बीजेपी के माफिक रहा हो। बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के नेताओं में सबसे तेज तर्रार रहे अरुण जेटली भी बस थिंक टैंक बनकर ही रह गए। वो पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने में तो माहिर हैं, लेकिन वाजपेयी की तरह राजनीति के कुरुक्षेत्र में सारथी बनने की क्षमता अरुण जेटली में नहीं है। वाजपेयी के रिटायरमेंट के बाद अरुण जेटली रेस में पीछे भी इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता आज तक कभी नहीं आजमाई। बीजेपी में वाजपेयी की खाली जगह भरने की कोशिश राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं। उन्हें पहली बार अध्यक्ष भी यही सोचकर बनाया गया था कि नपातुला बोलने और राजनीतिक जोड़ तोड़ में उनकी महारत रंग लाएगी, लेकिन राजनाथ का रंग भी फीका ही रहा। राजनाथ सिंह जमीन से जुड़े नेता की पहचान बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन व्यापक जनाधार वाले नेता के तौर पर उभरने में नाकाम रहे। चारों तरफ से थक हार कर आरएसएस ने बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए नितिन गडकरी के हाथ में कमान सौंपी, लेकिन गडकरी के आने से बीजेपी को फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा। गडकरी की न तो बीजेपी में राष्ट्रीय नेता की पहचान थी और न ही आवाज में ऐसा दम जो उन्हें वाजपेयी के आसपास भी कहीं ले जाता। गडकरी की इसी कमी की भरपाई करने के लिए संघ ने नरेंद्र मोदी को आगे किया।
मोदी को एक ऐसे जनाधार वाले नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश शुरू हुई जिसकी बातों पर जनता को आसानी से भरोसा हो। मोदी ने खुद की मार्केटिंग भी कुछ इस तरह से करने की कोशिश की जिससे उनका चमकदार चेहरा लोगों के सामने आए। गुजरात के विकास की ढोल पीटने, गांधी नेहरू परिवार से सीधे लोहा लेने और दिल्ली पर इशारों में ही सही लेकिन दावा ठोकने से मोदी बाज नहीं आते। अटल की पसंद तो वो भले ना रहे हों, लेकिन अटल का हवाला देकर अटल जैसा सहमति का नेता बनने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। गिरिजेश मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो 1 अनार और 100 बीमार, कम से कम बीजेपी में कहावत है, क्योंकि मोदी को काटने में कई लोग लगे हैं। भले से देश में पॉपुलैरिटी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है राजनीतिक कारणों के चलते कि वो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर सामने आए। ऐसे में अगर बिल्ली का भाग, क्या कहते हैं कहावत ये ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, अगर ये छीका नरेंद्र मोदी के सर नहीं गिरा तो किसके सर गिरेगा? सीधे चलते हैं कांग्रेस के पीएल पूनिया जी के पास। पूनिया जी, किसके सर गिरेगा? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या फिर लालकृष्ण आडवाणी? देखिए मैं तो ये मानता हूं कि ये फिजूल की बहस है। एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मैं पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं। आज ना तो किसी के एक मत्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ना ही एनडीए के अन्य घटकों के बीच में। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो अच्छा काम किया है, जो गरीबों के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, सड़क बनवाने के लिए और जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं जो गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, वो उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार की सरकार बनी। साहब ये बातें ना कहिए, कहते हैं कि अभी 2009 के बाद 2014 हो गया, आप फूड सिक्योरिटी बिल नहीं ला पाए। 2009 से 2014 हो गया, आप फूड सिक्योरिटी बिल नहीं ला पाए। और प्रधानमंत्री, इसका सवाल मैं पूछ, ये मैंने नहीं कहा, ये सोनिया गांधी की नजदीकी सहयोगी अरुणा राव ने कहा। इसका भी जवाब दे दीजिए फिर आप। देखिए मैं सब अगर सवाल का जवाब दूंगा, इसका भी जवाब दे दीजिए। आपके बगैर पूछे दूंगा। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। आप एनडीए सरकार के बिल्कुल बोलिए। इतना मीडिया मैनेजमेंट हुआ है और जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट के आधार पर ये सब पूरा हावल्ला मचाया जा रहा है, तो उसी तरह से कहावत है कि गांव बसानी और मांगने वाले, जो भीख मांगने वाले पहले पहुंच गए। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो ये तय कर रही है कि उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दूर दूर तक इनका प्रधानमंत्री या सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं समझता हूं कि सरकार जो पिछले 10 साल से यूपीए 1, यूपीए 2 जो बनी है, इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इसी विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जबकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, उन परिस्थितियों में इतने शानदार तरीके से देश का संचालन किया है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बधाई देनी चाहिए। और जनता ये सब कुछ जानती है, जनता अच्छी तरह जानती है कि मीडिया मैनेजमेंट कहां पर है और किस तरह से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से सब लोग मिलके मोदी 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 किए जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि एनडीए का सरकार बनाने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मोदी और इसके तो बहुत बाद में बात आती है। और मोदी के बारे में तो मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कहा था कि मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो बहुत स्पष्ट रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद ये तुलना करना, इसमें बहस करना, क्या नरेंद्र मोदी में अटल बिहारी वाजपेयी के गुण हैं, मैं समझता पूरी तरह से बेईमानी है। इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब बेईमानी सही, लेकिन लोकतंत्र में बहस की जरूरत होती है। प्रभा झा जी, कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि पूनिया साहब ने कई सवाल उठा दिए हैं। जी बताइए। कई सवाल उठा दिए। आप सपना देख रहे हैं, दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं। हमने कह दिया कि दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है, अभी से झगड़े जा रहे हैं।
देखिए, संभावना तो किसकी है और क्या है, ये देश का जनतंत्र तय करेगा, जनमत से तय होता है। और ये मैं मानकर चलता हूं कि पूनिया जी की अगर आत्मा है तो वो आत्मा से यदि बोलेंगे तो वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह की किसकी सरकार आने वाली है। अभी उनको लग रहा है कि मीडिया मैनेजमेंट थोड़ा सर्वे देखा होगा उन्होंने। जनमत को नकारना यह बुद्धिमानी का काम जनतंत्र में नहीं होता है। पूनिया जी, ये सब हकीकत साल भर के सामने आ जाएगा। और आप जो देख रहे हैं कि यूपी 1, यूपी 2, ये फेजेस आपको कैसे अच्छा लग रहा है, ये मैं आश्चर्य। आप तो रिटायर्ड या आईएएस रहे हैं, अब सांसद हैं, आप कमीशन के चेयरमैन हैं। क्या भारत में आप देखते नहीं हैं? भारत में आपने महंगाई कम कर दी, सीमावर्ती इलाके सुरक्षित हैं। क्या चीन के सामने हमारी स्थिति गिड़गिड़ाने की नहीं है? क्या पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर नहीं काट रहा है? क्या खाद्य सुरक्षा बिल आप ले आए? मनरेगा के नाम पर देश में भ्रष्टाचार की नई पीढ़ी नई पौध नहीं लगाई गई? घोटाला मैंने किया, पार्लियामेंट को चलने दीजिए, सब कुछ होगा। कितने में गिरा? पार्लियामेंट को चलने दीजिए, सब कुछ होगा। सारे इस्तीफे हमारे पार्टी के लोगों ने दिए। क्या पवन बंसल ने रेल में पैसे नहीं खाए? अपॉइंटमेंट में क्या 12 करोड़ रुपए मुझे दिए जा रहे थे? एक नहीं अनेक। क्या राजा मेरे गठबंधन का व्यक्ति था? क्या कलमाड़ी मेरी पार्टी में थे? क्या बताया जाए? मुझे तो आप एक ऐसा काम बता दीजिए जो आप गर्व से कह सकें कि नहीं, मेरी पार्टी ने ये अच्छा काम किया है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है, सोनिया जी पर्दे के पीछे रहती हैं। आप जैसे लोग जो राजनीति में बहुत कम दिनों में काम किया है आपने, आप आईएएस के रूप में जाने जाते रहे हैं। चलिए, आप आ गए हैं तो आपका स्वागत है। राजनीति में आपको यदि दिन में ही चांद दिखने लगा है और रात में सूरज दिखने लगा है तो यह मेरी गलती नहीं है। समय सबको ठीक करता है। आपको आपके अच्छी चीजें मुबारक। आप हर महीने पेट्रोल का दाम बढ़ाते हो, हर महीने डीजल का दाम बढ़ाते हो, रेल के टिकट के भाव बढ़ाते हो। 12-15 साल तक रेल के टिकट का भाव नहीं बढ़ा, आपने उसका बढ़ा दिया। मैं कितने गिनाऊं? एक नहीं अनेक डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो भारत की साख पर बट्टा लगाता है, भारत के माथे को झुकाता है, तिरंगा को ला जाती है। इसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं, बहुत अच्छा दिन हमारा था। आपको मुबारक हो, आपकी सरकार जनता का सरोकार यूपीए सरकार से कोई भी नहीं है। जनता कट गई है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली यूपीए 1 1460 दिन बीतने के बाद भी आज महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाई है। कौन से वादे पूरे किए आपने? क्या हमारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बनाए आपने? आप 10 इंच जमीन छोड़ते हो, हम अपनी जमीन छोड़ रहे हैं और कह रहे चीन थोड़ा पीछे हट गया। अरे भाई, हम अपनी जमीन क्यों छोड़ रहे हैं? चाहता है आप देश को बताइए कि कोयला मंत्री रहते हुए कोयले का आवंटन किसने किया था? क्या वे प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय नहीं था? देश इन सब बातों पर पूनिया जी विचार कर रही है। राजनीति में खाली भाषण देना, आरोप ठोकना नहीं है। बहुत अच्छे मंत्री थे तो आपने इस्तीफा क्यों ले लिया? जब सीबीआई के पेपर्स बदल देते हो आप, स्टेटस रिपोर्ट बदल देते हो आप क्या करना चाहते हो देश में? कोई भी चीज अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश में आपकी जांचें नहीं शुरू होती। आप तो इतने मोटी चमड़ी के हो गए हो कि आरोप, सीएजी खराब, न्यायाधीश बदमाश, सारे आरोप तो लगा दिए। सारे जितने भी संवैधानिक खंभे हैं सबको हिलाकर आपने रख दिया पूरे इस 9 साल में। उसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है। तो अच्छी सरकार है तो आप फिर से चुनकर आ जाइएगा। जनता तो तारीख देख रही है कि कब बटन दबाने का काम। उन्होंने कहा मैंने आपका मौका दे दिया, लेकिन अगर ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और हमको इसके लिए अलग से समय की जरूरत लगेगी। हमको इसके लिए अलग से समय की जरूरत लगेगी। मूल मुद्दे पर आता हूं। राजीव रंजन जी, अब ये मत कहिएगा कि कमरे के अंदर फैसला होगा। ये देश के प्रधानमंत्री का फैसला है। लंबा नेता कमरे के अंदर नहीं। दीपक जी, इतना लंबा भाषण इनसे करा दिया और इन्होंने जो बिना आधार के जो बातें कही हैं उसको बगैर इसी तरह से चले जाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। ये देश और प्रजातंत्र लोगों से चलता है और लोग दिखा रहे हैं। अपनी बात 2014 में क्या है जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उन सबके खिलाफ कार्रवाई की और जो मॉडल आप जो मानते हैं उसके जो अहमदाबाद और आपने गुजरात का मॉडल बताया है
मैं जानना चाहूंगा कि 10 साल तक मोदी ने लोकायुक्त का नियुक्ति नहीं होने दी। आप मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। के बाद भी कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा विकल्प खड़ा करने का जो रोड मैप है वो इतना सहज नहीं है, और इसलिए एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो पिछले चुनाव में 18%। राजीव भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कंक्लूडिंग कमेंट आपका ही होगा। एनडीए के पास पुनिया जी आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर ले, मेरे पास 3 मिनट बचे। सदी का फासला है, और इतने बड़ी नाकामयाबियों के बाद भी जिस तरह से कई स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी स्थिति पुख्ता की है। देखिए मैं ये कहना चाहता था कि इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन स्थितियों में एक ऐसा निश्चित तौर पर नेतृत्व चाहिए जो एनडीए के रास्ते को सहज करने के लिए कहीं ना कहीं देश की जनता को भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इन समस्याओं से देश को निजात दिला सके। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है, चले राजीव रंजन जी, सीधा सवाल है जो निजी भाषण में नहीं बैठे, सीधा सवाल है, और इस पर सीधा सवाल है। हमने आपको 6 नाम बताए, लालकृष्ण आडवाणी अच्छे लगते हैं, उनको बना दे प्रधानमंत्री। जी जी सीधा सवाल है, लालकृष्ण आडवाणी आपको अच्छे लगते हैं, बोल चल सकते हैं, उनको बनवा दे प्रधानमंत्री। देखिए जो भी आपने नाम बताए हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनका नेता कौन होगा, लेकिन नेता जो भी तय हो। नहीं आप दलों ने आपने सुझाव दे दिया मोदी नहीं चाहिए, तो सुझाव दीजिए ना, पार्टी कौन सा चाहिए, अनुरूप तय हो, और आपने तो सुझाव दे दिया ही बनती है। क्या मोदी इस पैरामीटर, क्या लालकृष्ण आडवाणी इस पैरामीटर पर फिट बैठते हैं, बताइए। अब वो जब स्थिति आएगी उस समय में ये बात होगी, ये उस समय बात होगी जिस समय पर क्यों आते हैं देश की जनता के सामने नाम रखिए राजीव रंजन जी। दीपक जी ऐसे फैसले, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जमाना खत्म हो जाएगा। जब नाम तय करेगी तो घटक दलों की भावनाओं का सम्मान वो करेगी, ये हमारी अपेक्षा। देश के सामने बोलने की हिम्मत रखिए, बंद कमरों में क्यों बोलते हैं आप लोग? नहीं तो वही हो गया जैसे बंद कमरों में अपनी मीटिंग ऐसे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है जो अपनी राय रखेगी संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद। कहीं कोई बंद कमरे में नहीं है। चलिए हमने देश के सामने जो बातें रखी है वो हमारे नेशनल काउंसिल के जरिए कौन है, नीतीश कुमार जी ने सामने बातें रखी है, इकोनॉमिक टाइम्स को अवसरों पर उन्होंने दोहराया है। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा खुली किसी बात की गुंजाइश है। राजीव रंजन जी मुझे बता दीजिए ना, आपके सैद्धांतिक मापदंडों के नजदीक कौन है? नहीं आपको भी तय करना है ना, तो आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर अलंगा क्यों लगाया? हमें आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर अलंगा क्यों लगाया? नहीं ये फैसला तो खुलकर देश के सामने एक नाम तो बताइए। दीपक जी ये फैसले तो नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व के साथ बैठ करके तय करेगा। ये राजीव रंजन की राय ही बता दीजिए, भले से प्रवक्ता पद की नौकरी चली जाए। दीपक जी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं मैं ये कह रहा हूं राजीव रंजन जी अपनी पसंद बता दें, भले से प्रवक्ता पद की नौकरी चली जाए। देखिए ये सवाल नौकरी का नहीं है। आप ये जानते हैं कि ऐसे फैसले टीवी डिबेट के जरिए नहीं होते हैं। नहीं 5 साल का चुनाव दे दीजिए, किसी कार्यकर्ता फैसले आपको टीवी डिबेट पर ही लेने पड़ेंगे। कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के राजीव रंजन जी 5 साल का वक्त दे दीजिए, नीतीश कुमार जी फैसले आपको जो टीवी फैसला डिबेट पर करेंगे लेने पड़ेंगे। वो कम्युनिकेट कर चुके हैं और करेंगे आने वाले समय में संसदीय बोर्ड। सीनियर नेता के घर डिनर पर नहीं लेने होंगे। तो ये फैसले लेने की जनता ट्रांसपेरेंसी चाहती है, फैसले को लेने के लायक कांग्रेस में कम से कम ये तो है पार्टी का नेतृत्व है टीवी डिबेट में, और राहुल नहीं तो जिसको नॉमिनेट करते ऐसे फैसले तो जिस स्तर पर लिए जाएंगे उनको बुलाइए, वो अपनी पसंद नापसंद बता पाएंगे। तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप कृपया नीतीश कुमार जी को टीवी डिबेट पर ले आइए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपको आग्रह करता हूं है और हमारी प्रतिबद्धता है, एक पब्लिक और इसीलिए कहते हैं मैं उनसे सवाल का नेता 2014 के चुनाव के पहले तय करें।
नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप रोज मिलते होंगे नीतीश कुमार जी से, वो तो ज्यादातर पत्रकारों का टेलीफोन तक नहीं लेते हैं। आपसे सिर्फ सही है, मैं समझता हूँ आप देश के बड़े पत्रकार हैं, अगर आप यह सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर आपका सुझाव नीतीश कुमार जी तक जरूर पहुंचेगा। तो वादा करिए ना, एक खुली बहस हो, एक खुली बहस हो कि कौन प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है। आपके चैनल का जो देखने वाले बुलाइए शरद यादव जी को बुलाइए, नीतीश कुमार जी को बुलाइए, अरुण जेटली जी को बुलाइए। बिल्कुल आपके सुझाव से हम सहमत हैं। उपयुक्त अवसर पर खुली बहस अगर होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग भी शामिल होंगे। तो मैं आपसे कब फॉलो अप करूं कि नीतीश कुमार जी को आप इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे? आपका संवाद वहां तक हम लोग पहुंचा देंगे, आपका संवाद वहां तक पहुंचा देंगे। कब फॉलो अप करूं, मैं ये पूछ रहा हूं। संवाद तो आप पहुंचा देंगे, मैं आपसे कब फॉलो अप करूं? आप देश के बहुत बड़े पत्रकारों में से एक हैं, एक ऐसे पत्रकार, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप सीधे बात करेंगे। मुझे लगता है मुझे तो आपकी सिफारिश की जरूरत है, बातों को सुनेंगे और उसके अनुरूप भविष्य में आवश्यकता होगी तो इन बातों को हम पब्लिक डिबेट पे लाएंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे तो सिफारिश की जरूरत है। जी नहीं, कम से कम नीतीश कुमार मैं इस लायक अपने आप को नहीं मानता हूं दीपक जी, मैं इस लायक अपने आप को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि दीपक चौरसिया पत्रकारिता जगत के एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर है जी, लेकिन उससे आप नहीं आप बचना चाह रहे हैं। मेरी तारीफ आप कर रहे हैं, शुक्रिया करता हूं। मेरी तारीफ आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाया। माफ कीजिएगा पूनिया जी, एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर बहस रखेंगे और तब आप और प्रभात झा जी आमने सामने होंगे और हर मुद्दे के लिए हम अलग से वक्त निकाल कर रखेंगे। आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बड़ा शुक्रिया।